नीरज जब अब जंगल में पैदल पैदल चल रहा था तो उसे कोई राह समझ में नहीं आ रही थी और उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगल में सन्नाटा ऐसा था कि मानो वहाँ पर कोई वीरान बस्ती ही ना हो और अब वो जंगल में अकेला चला जा रहा था। बहरहाल उसके बाद थोड़ी देर पैदल चलने के बाद उसकी नज़र एक रोशनी की तरफ पड़ी जो उसे पूरे जंगल में साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। बहुत मद्दी सी रोशनी जो उसे दूर से ही दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसके कदम तेजी से उस रोशनी की जानिब बढ़ने लगे क्योंकि ये रोशनी उसके लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो रही थी इस वीराने और सन्नाटेदार जंगल में। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। तभी उसको थोड़ी दूर पहुंचने के बाद एक मकान दिखाई दिया, एक ऐसा मकान जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। वो जैसे ही उस मकान के करीब गया तो उसे उस मकान का दरवाज़ा भी खुला मिला। ताज्जुब की बात थी कि इतनी रात को, करीब रात के 2 बज रहे थे, इतनी रात को कोई मकान खुला मिलना बड़ी हैरानी की बात थी। बहरहाल नीरज के पास कोई और चारा भी नहीं था तो वो उस मकान के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो उस मकान के अंदर दाखिल हुआ और उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी तो उसकी नज़र वापस शर्म से नीचे झुक गई क्योंकि उस मकान के अंदर एक कोने पर एक चारपाई पर एक 40 साल की उम्र की लड़की औरत पलंग पर लेटे हुए अपने कंबल को सही कर रही थी। उसके बाद वो उसे देखकर शर्मा गया और उसने नज़रें नीची कर ली। उसके चेहरे पर आज भी कशिश बाकी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 40 साल की है, बल्कि वो तो अब नीरज को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी अपनी ओर। नीरज अब बेकाबू होता जा रहा था क्योंकि इतनी रात को सुनसान जंगल और सुनसान जंगल में एक वीरान मकान और वीरान मकान के अंदर एक तन्हा औरत, वो भी इतनी अजीब कंडीशन में था कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह पा रहा था क्योंकि इतने सन्नाटेदार जंगल में अकेली औरत अकेले मकान में और नीरज की जवानी का जोश मारता समंदर, एक अजीब सा रोमानी माहौल वहां पर पैदा हो चुका था और अब नीरज का अपने ऊपर काबू पाना नामुमकिन सा हो चुका था। उसके जज्बे अब अजीब कश्मकश में मुब्तला हो चुके थे। तभी वो औरत जो पलंग पर लेटी हुई थी वो एक अंदाजे दिलरुबा से बोली, क्या सोच रहे हो आप खड़े खड़े, आगे आ जाओ। उसकी बात सुनकर नीरज 2 कदम अपने आप ही आगे बढ़ गया। वो औरत जो थी वो भी जज्बों की कश्मकश में भिड़ी हुई थी और जो नीरज को गिरफ्तार कर रही थी और फिर उसके जज्बे नीरज के जज्बों से टकरा गए और नीरज और वो औरत 2 जिस्म एक जान हो गए। और इधर सारी रात बारिश बरसती रही, बादल गरजते रहे और बिजली की कड़क गूंजती रही और इधर ये दोनों उस दुनिया में जा चुके थे जहां इंसान को खुद का भी होश नहीं रहता। ये दोनों एक दूसरे में समा चुके थे और दोनों के बीच अब इश्क की रंगरलियां शुरू हो चुकी थी और फिर ये सब खत्म हो गया। उसके बाद तूफान भी थम गया, जंगल में उठा हुआ था और नीरज और उस औरत के बीच जो तूफान था वो भी अब थम चुका था। हर तरफ अब सन्नाटा फैल गया और धीरे धीरे रात खिसकने लगी और सितारे एक एक करके गायब होने लगे। लेकिन नीरज था जो बेसुध अभी भी उसी बिस्तर पर सो रहा था जहां पर रात को उसने उस औरत के साथ हम बिस्तरी की थी। नींद के आलम में रात के आखिरी पहर में तभी नीरज ने महसूस किया कि बिस्तर तो खाली पड़ा हुआ है, यानी वो अकेला ही उस बिस्तर पर पड़ा हुआ है। और तभी वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और उसने सोई हुई आंखों से इधर उधर की जानिब देखा कि वो औरत कहाँ गई जिसके साथ में रात गुजारी है मैंने। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि वो औरत उसे अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर कमरे में एक कोने में फर्श पर सोए हुए एक बच्चे की तरफ पड़ी। वो अचानक हैरान हो गया कि इस कमरे में बच्चा भी था, वो भी इतने कोने पर फर्श पर ही सो रहा है। और उसने जब गौर से देखा तो उस बच्चे की उम्र चंद दिनों से ज्यादा न थी, यानी कि वो अभी नौमौलूद यानी नया नया बच्चा ही लग रहा था। वो बच्चा था जो मुंह में अंगूठा लिए मासूमियत से वहीं पर सो रहा था। इंसान गुजरे हुए वक्त की चीजें आने वाले वक्त के लिए कुछ संभाल कर रख लेता है। इसी तरह नीरज ने भी एक चीज संभाल कर रख ली थी, प्यार, और वो औलाद का प्यार था। बच्चे को देखकर उसके अंदर प्यार का समंदर उमड़ आया। उसने बच्चे को उठाया और उस बच्चे को चूमने लगा। उसकी जुबान बेरंग जुमले उस बच्चे को अदा कर रही थी और वो कहने लगा, मुझे मेरा बेटा मिल गया, मुझे मेरी औलाद का सुख मिल गया। भगवान तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटा दे ही दिया। मैं बरसों से जिस चीज़ के लिए तड़प रहा था वो मुझे आज मिल ही गई। ये मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा, सिर्फ मेरा ही बेटा। जैसे ही सुबह हुई तो नीरज उस बच्चे को उठाकर सुबह सुबह गाँव पहुँच गया और वो बेकरारी से सबको ये बात बताने वाला था। पूरे गांव वाले नीरज को देखकर हैरान हो चुके थे कि आखिर ये बच्चा नीरज के पास क्या कर रहा है और ये बच्चा नीरज को कहां से मिला और ये इसे लेकर कहां जा रहा है। लेकिन नीरज था जो इतना ज़्यादा खुश था कि उसने किसी को कुछ भी ना बताया और सबसे पूछने पर यही कहता रहा कि ये तो मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है और ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा बेटा है और सिर्फ मेरा ही है। उसके बाद नीरज सबसे पहले मंदिर गया और मंदिर में उस भगवान के सामने सर रखकर रोता रहा।
और फिर उनके सामने रोता रहा, बहुत ज्यादा रोता रहा और अपने पश्चाताप करने लगा और अपने उस बुरे रवैये की माफी मांगने लगा। नीरज ने अपने उस बच्चे का नाम मोहन रखा और नीरज ने अब पहले दिन से ही अहद कर लिया था कि वो अपने इसी बेटे को अपना वारिस बनाएगा और इसे अपने सगे बेटे की तरह पालेगा और उसे पाल पोस कर बड़ा कर एक अच्छा इंसान भी बनाएगा। और यही हमेशा उसकी आरजू रही थी कि कोई तो हो जो उसके नाम, नस्ल और उसके खानदान को आगे बढ़ा सके, और अब उसे वो वारिस मिल चुका था और उसकी अब ये आरजू पूरी हो चुकी थी। वैसे नीरज को जिंदगी में बहुत सारी खुशियां मिली थी। उसने मौसीकी में नाम कमाया, अच्छा खासा पैसा बनाया, उसे अच्छी खूबसूरत बीवी भी मिल गई, मगर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी जो उसे मोहन की सूरत में मिल गई थी। और वो अब मोहन को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता था, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा चाहता था उसे, उसका बेहद ख्याल रखता, उसकी जरा सी तकलीफ पर ये बेचैन हो जाया करता था। और माँ बाप अधिकतर अपने बच्चों के लिए बेचैन हो ही जाते हैं, चाहे वो सगा बच्चा हो या फिर सौतेला, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और फिर मोहन नीरज की एक इकलौती उम्मीद की किरण थी और अब उसकी जिंदगी जीने का सहारा भी था। नीरज मोहन को देख देख कर ही अपनी जिंदगी जीता था। चंद दिन गुजरे तो एक दिन यूं ही वो उस मकान पर चला गया जहां पर पहली रात उसे ये बच्चा मिला था और जहां पर उसने उस औरत के साथ हम बिस्तरी की थी, जहां चंद दिन पहले नीरज ने एक रात उस पुरस्कार औरत के साथ गुजारी थी और जहां पर जाकर उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई थी। वो उस मकान के अंदर दाखिल हो गया जब उसने देखा कि हर चीज बिल्कुल पहले की तरह अपनी जगह पर ही रखी हुई है, मगर न जाने कहां से उस मकान में शदीद किस्म की बदबू आ रही थी। एक अजीब ही और बहुत ही खतरनाक बदबू उस पूरे मकान में आ रही थी। और जब नीरज दूसरे कमरे में गया तो उसने एक दिल दहला देने वाला और अजीब ही मंजर देखा, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा मंजर था जो हल्का पतला दिल वाला इंसान देखे तो वो मर ही जाए। उसके सामने वही औरत जिससे उसने कुछ दिनों पहले हम बिस्तरी की थी और रात की रंगरलियां बनाई थी, वो उसके सामने मरी हुई लाश की मानिंद पड़ी हुई थी और उसका पेट चाक किया गया था, यानी पेट फाड़ा गया था किसी चीज से, और वो अब बेजान लाश वहां पर पड़ी हुई थी। और उस औरत के करीब ही जब उसने देखा तो एक पुराने अंदाज का तेज धारदार चाकू भी पड़ा हुआ था और अब वो लाश सड़ और गल चुकी थी। नीरज जब आया था वो 10 दिन बीत चुके थे उस बात को, यानी कि नीरज जब 10 दिन पहले यहाँ आया था तब इसी औरत के साथ उसने हम बिस्तरी की थी और उसी रात को उसे मोहन बच्चे के रूप में मिल गया था। नीरज के दिमाग में एक ही ख्याल आया, शायद ये औरत उसी रात को मर चुकी थी, उसी रात को ये इस दुनिया से जा चुकी थी जिस रात को नीरज यहाँ पर ठहरा था। नीरज अब उसके गले हुए सड़े गले बदन को उदास और अफसुर्दा निगाहों से देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी हुई एक सारंगी पर पड़ी। वो सारंगी की तरफ लपका, सारंगी के तारों में एक लुक्का लगा हुआ था। तभी नीरज ने वो रुक्का उतारा और उसे खोलकर उसे पढ़ने लगा। उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, नीरज गायक के लिए ये खत है। अब तो नीरज की सिट्टी पिट्टी घुम हो गई और वो हैरान रह गया। ये बात उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये चिट्ठी किसने लिखी है और कैसे लिखी है, और उसको मेरा नाम कैसे पता, और ये मेरे नाम से यहाँ पर कैसे टंगी है। अब उसके होश ठिकाने पर नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा डर भी चुका था और खौफ भी उस पर अच्छी तरह से तारी हो चुका था। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।